हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं उज्ज्वल राज आपके समक्ष आज एक गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो पिछले कई दिनों से मुझे झंझोरता रहा है कि मैं इस पे बात करूँ, मैं इस पे बात करूँ, लेकिन मेरे पास बात करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। फिर मैंने इस रिपोर्ट पे गहन रिसर्च की, जिसमें बहुत सारे टीवी चैनल, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे आर्टिकल की मदद से मैंने अपने 4 पेज की रिपोर्ट बनाई। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके सामने इस मुद्दे पे बात करूं। जी, मैं अभी जिस मुद्दे पे बात करने आया हूं, इस मुद्दा बड़ा सियासी घमासान मचाया हुआ है और एक अस्थायी संकेतित अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा कहर मचाया हुआ है। जी हाँ, मैं कोलकाता की घटना पे बात करने आया हूँ। आरसी कॉलेज में ट्रेनिंग लेडीज के साथ हुए दुष्कर्म एवं उनकी हत्या पे बात करने आया हूँ कि कोलकाता पुलिस ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ममता की सरकार ने क्या छुपाया, क्यों छुपाया, और उस लेडीज डॉक्टर के साथ किसने क्या किया और कैसे किया, इन सभी पे हम बात करने आए हैं। जी, घटना आरसी कॉलेज की है, जो कोलकाता में है, जो पश्चिम बंगाल में है। इस घटना पे हुई क्या, चलिए हम बात करते हैं। सवाल नंबर 1 से ही हम शुरुआत करते हैं। सुनिएगा सवाल कैसा है, क्या है। जब ये घटना का इल्जाम, जब घटना घट गई, तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और इन अथॉरिटी की ओर से पेरेंट्स को फोन जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया, आप आइए कॉलेज। बड़ा आसान सी बात से कह दिया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है, आप कॉलेज आ जाइए और अपनी बेटी का शव ले जाइए। जब माता पिता जब कॉलेज पहुंचते हैं, उन्हें सबके पास जाने नहीं दिया जाता। उन्हें 3 घंटे तक रोक के रखा जाता है। अगर जब कोई लड़की या कोई लड़का आत्महत्या करता है तो किसी भी पेरेंट्स को 3 घंटे या किसी भी चीज के लिए 3 घंटे रोकने का क्या मतलब बनता है। फिर लड़की के पिता ने गुहार लगाई, तब जाके उसे जाने दिया गया। और पता है जाते ही क्या हुआ? जब उसने अपनी बेटी का शव देखा, अपनी बेटी का अर्ध नंगा शरीर देखा, पिता वहीं पे व्याकुल होकर रोना शुरू कर दिया। और परमिशन मिलने के बाद उसने अपनी बेटी की एक फोटो लेकर आई और अपने रिश्तेदारों को दिखाया। फिर जाके इस मामला का खुल पाया कि इन्होंने आत्महत्या नहीं, इनके साथ तो दुष्ट कर्म जैसा घिनौना वारदात किसी दरिंदे ने किया है। अब दुष्कर्म का नाम सुनता हूँ या ऐसा जब न्यूज पढ़ता हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं कि ऐसी हैवान, ऐसे दरिंदों के साथ सरकार अच्छे ढंग से क्यों नहीं निपट रही, इसके लिए कोई ठोस कानून क्यों नहीं बना रही, क्या मतलब है? अगर ठोस कानून बन जाएंगे, अगर ठोस सख्त नियम बन जाएंगे ना, तो इनकी राजनीति जो करते हैं इस मुद्दे पे, ये नहीं कर पाएंगे। मेरे राय में तो यही है। जो हर सरकार पे, हर राज्य पे, किसी भी पक्ष पे या ना जो भी हो, सब पे जो उंगली उठाते हैं कि इसकी सरकार है ये जाने, उसकी सरकार है वो जाने, तो ये गंदी राजनीतिक इनकी बंद हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसलिए ये रिपोर्ट नहीं बनाते हैं। 9 अगस्त को सुबह लाश मिलता है। मैं थोड़ा देखने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा धीरे लहजे से मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा। 9 अगस्त को सुबह ट्रेनी डॉक्टर का जब शव मिलता है अपने परिवार से, और पिता के उसके परिवार से तो झूठ बोल ही दिया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया और आप आ जाओ और अपनी ले जाओ, तो ऐसा सीन होता है। लेकिन इस चीज की खुलासा लड़की के पिता स्वयं करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे। इसमें 14 अगस्त को पुलिस ने सफाई दी और महिला पिता से कंफर्म किया कि हमने ये जानकारी नहीं दी थी कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया। अगर आपने, पुलिस ने कहा कि मैंने ये जानकारी नहीं दी कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया, तो क्या ये खबर, उड़ती हुई खबर, लड़की के पिता के पास ऐसे ही पहुंच जाता है? बड़ा अच्छा अच्छा जवाब दिया आपने। दूसरा सवाल क्या है?
कोलकाता पुलिस की देरी देखिए क्या करती है। कोलकाता पुलिस एफआईआर करने पे लीपापोती करती है, मतलब एफआईआर तक करने के लिए भी एक सहज कदम नहीं उठा पाती है। ये देश की पुलिस है, कोलकाता की पुलिस है। घटना कोलकाता पुलिस जांच पड़ताल 9 अगस्त के सुबह से एक अप्राकृतिक मौत की केस रजिस्टर्ड कर लेती है, लेकिन उसने ये तक नहीं लिखा कि इस महिला के साथ, इस ट्रेनिंग लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार जैसे घटना का इल्जाम अंजाम दिया गया है। माता पिता के बार बार फोर्स करने पे तब जाके, और प्रोटेक्टर्स जो थे उनके खिलाफ, जो इस घटना के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो सभी छात्रों की मदद के कारण कोलकाता पुलिस ने रेप की एफआईआर दर्ज की। आरोपी और पुलिस का कनेक्शन क्या है, मैं बताता हूं कि आरोपी और पुलिस का कनेक्शन क्या है। ये जो आरोपी है, एक कोटे के तहत, कोटा मतलब ऐसे कह सकते हैं, एक प्राइवेट कोटे के तहत ये कोलकाता पुलिस में जॉब करता है, जिसकी इसको सैलरी 12,000 रुपये मिलती है। इसको चौथी बटालियन कहा जाता है। संजय रॉय इसका नाम है। ये कोलकाता पुलिस में मतलब एक निजी तौर पे काम करता है। इसको 12,000 रुपया दिया जाता है। संजय 2019 में सिविल बटालियन के रूप में कोलकाता पुलिस में ज्वाइनिंग की थी। सिविल बटालियन के तौर पे उसे 12,000 रुपये प्रति महीना मिलता है। अब एक पुलिस का बंदा, जो निजी रूप से हो या स्थायी रूप से हो, जैसे तरह से हो, एक पुलिस का बंदा किसी महिला लेडी डॉक्टर के साथ अगर दुष्ट कर्म करता है, जो पुलिस में ही हो, किसी भी प्रकार से हो, तो सोचिए कि देश की पुलिस की स्थिति पे या कोलकाता पुलिस के मंशा पे कैसे यकीन किया जा सकता है, क्योंकि उनका खुद का बंदा ऐसा कर्म करता है। और देखिए उसमें दम कितना है। ये घटना करने के बाद वो सीधा अपने रूम पे जाता है और सो जाता है, और उसके शरीर पे जो ब्लड लगी हुई थी महिला लेडी डॉक्टर के, वो ब्लड को साफ करता है और कपड़े सूखने के लिए डाल देता है और आराम से सो जाता है। बताइए, पुलिस ने डायरेक्टली कहा कि एक लोग ने इसके साथ दुष्कर्म किया है और एक से ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4 दिन के बाद आती है, ये सारे कोलकाता पुलिस के जो नए रुतबे थे, जो नए रूप थे, जो झूठी कहानी थी, पूरी 4 पन्ने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कोलकाता पुलिस पे पूरा पानी फेर दिया। देखिए क्या करता है। 4 पन्ने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, मैं वो थोड़ा पढ़ देता हूँ। प्राइवेट पार्ट में गहरे घाव पाया गया। चीखने और दबाने के लिए उनके मुंह और नाक बंद किए गए, लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कलेजा का कलेजा टूट गया। ये थायराइड कलेजा का एक जो रीड होती है हमारे गले में होती है, ये उसको इतनी जोर से वो दबा रहा था, जो इसके कारण उस महिला लेडी डॉक्टर के ये भी टूट जाते हैं। और उनके प्राइवेट पार्ट में बहुत गहरा घाव था, जहां से ब्लडिंग हो रही थी। डॉक्टर के कहने के डॉक्टर ने और क्या कहा, सिर को दीवार पर बार बार मारा गया जिससे वो चिल्ला न सके। पेट, ओट, उंगलियां, अन्य इत्यादि जगह कई बार मारा गया, उन पर चोट के निशान है। और उनके सिर के तह से ऐसे करके डायरेक्टली ये फोर्स करके उनको इतना तगड़ा मारा गया था, उन महिला लेडी डॉक्टर को, कि उनके चश्मे की जो शीशे थी वो डायरेक्ट उनके आंख में गई, घुस गई थी। और डॉक्टर ने ये कहा, और बार बार कोलकाता पुलिस कह रही थी कि संजय रोई एक अपराधी है जिसने अकेले ये सारा कारनामा किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसको 100% खारिज कर दिया। पीड़िता के वाजाइना में 151 ग्राम सीमन पाया गया, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता, किसी मेल का, एक मेल का नहीं हो सकता। 151 ग्राम स्पर्म किसी एक मेल का तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें अन्य अपराधी भी शामिल है, जिसको कोलकाता पुलिस अभी तक खोज नहीं पाई, और बनर्जी सरकार ने इसके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाई। और आरसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्रा डॉक्टर सुरभा गोस्वामी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेटिव संकेत मिल हो सकते हैं, उसके साथ एक से अधिक बार बलात्कार किए गए। बताइए, एक महिला लेडी डॉक्टर जो अपना काम करके अपने ऑडिटोरियम में जाके कुछ क्षण के लिए रेस्ट कर रही थी, उसके साथ कुछ दरिंदों ने इतनी भयानक तरीके से इस घटना को इल्जाम दिया। आगे सुनिए। पुलिस 5 दिन बाद सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार करती है, बाकी लोगों के बारे में अभी तक कुछ पता करने की भी कोशिश नहीं की। ये कोलकाता पुलिस का नतीजा है। 5वां सवाल क्या है, क्या सीबीआई को केस सौंपने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी कोलकाता पुलिस? जब
कोलकाता पुलिस से कुछ नहीं हो रहा था। तब ममता सरकार ने भी कहा था कि अगर कुछ नहीं होगा तो मैं ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दूंगी। लेकिन सीबीआई को ट्रांसफर करने से पहले उस एडिटोरियम को क्यों नहीं सील किया गया जहां महिला लेडी डॉक्टर के साथ इसे गंदे बेफजूली अपराध की घटना को इल्जाम दिया गया? मेरा सवाल ये था, क्यों नहीं सील किया गया? आज तक वो सील नहीं है। वहां पे रिपोर्ट के मुताबिक वहां पे सफाई की काम चल रही थी, लेपापोती की काम चल रही थी, जो अभी तक चल ही रही है, लेकिन इसको किसी अधिकारी ने उस प्रॉपर जगह को सील नहीं किया। 9 अगस्त को सुबह आरसी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में सेमिनार हॉल में जूनियर का शव मिला। बीते 3 दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार आरसी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष पे भी कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कोई इस चीज, जैसे कि प्रिंसिपल की कोई गलती नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन प्रिंसिपल इस चीज का देख रेख तो उसके अंदर में है, तो प्रिंसिपल के अंदर बीते कोई 3-4 दिन के अंदर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? विरोध बढ़ने के कारण 12 अगस्त को संदीप घोष को इस घटना के नैतिक जिम्मेदार लेते हुए कॉलेज के अस्पताल प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब संदीप जो घोष है, जब सारे छात्रों ने, मेडिकल के सारे स्टूडेंटों ने, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेडिकल वाले स्टूडेंट थे, सबने प्रोटेस्ट शुरू किया, तो इनको जाके 12 अगस्त को इन्होंने अपनी नैतिकता जिम्मेदारी लेते हुए ये खुद से इस्तीफा सौंपते हैं। लेकिन हाल ही में देखिए, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट देखिए क्या है। हाल ही में यहाँ से तो इसको इस्तीफा इसने दे दिया, लेकिन कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। भाई साहब बनर्जी सरकार, आप जितनी देर में उनका प्रमोशन कर रहे थे, इतनी देर में जो बाकी जो अपराधी बचे हुए थे उनका भी पता लगवा लेते ना जी। लेकिन नहीं आपने की, आपने तुरंत इस संदीप घोष को आपने प्रमोशन दे दी। बनर्जी जी सुन रहे तो एक सवाल मेरा है, अगर हो सके तो जवाब दीजिएगा, संदीप घोष से ऐसा क्या रिश्ता है आपका? ऐसी क्या दाल खिचड़ी मिली बनी पड़ी है आप दोनों के बीच में, जो इंसान एक कॉलेज को के अंदर उनके सामने उसके रहते हुए इतनी बड़ी दरिंदगी की घटना घटी, आप उस इंसान को तुरंत प्रमोशन दे रहे हैं? अरे वाह बनर्जी जी, आपका तो कमाल है यार, इतना अच्छा काम करते हैं। 9 अगस्त की सुबह आरसी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी बिल्डिंग सेमिनार हॉल में 31 साल की लेडी डॉक्टर का शव मिला। वो नाइट ड्यूटी पे थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में आंख और मुंह से खून बह रहा था और उसकी गर्दन की नस टूटी हुई थी। ये मैंने पहले कहा। अब एक चीज और सुनिए, देखिए पुलिस ने वो भी कैसे पकड़ा, वो भी थोड़ा सुनिए। डॉक्टर के बॉडी के पास एक ब्लूटूथ मिला, ईयरफोन मिला, जो सीसीटीवी कैमरे में संजय गर्ग जो आरोपी है, शुक्रवार को सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग घुसते दिखाई हुआ दिया। उसके गले में वही ईयरफोन था जो लेडीज डॉक्टर के पास मिला। लेकिन जब बंदा अगले दिन निकलता है तो उसके पास वो ईयरफोन नहीं होता है। इस संदिग्ध के गुनाह पे उसको अरेस्ट किया जाता है। पुलिस ने बताया कि रेप मर्डर को अंजाम देते हुए पुलिस ने बैरक में जाकर वो सो रहा था। हाँ भाई, आपकी सरकार है और आप इतने आराम से काम करोगे तो आपका आरोपी है तो वो तो जाके सोएगा ही ना, क्यों नहीं सोएगा? अस्पताल के प्रशासन उनको अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं दिखाना देना चाह रहे थे। एक पिता ने अपनी बेटी खोई, एक माता ने अपनी बेटी खोई, लेकिन प्रशासन इतनी सशक्त कि नहीं भाई, मैं तो आपकी बेटी को शरीर देखने नहीं दूंगा, चेहरा तक नहीं देखने दूंगा। वो मेरे भाई साहब, ये काम जरा आप उधर कर लेते ना तो शायद ऐसा ये जो जनक अपराध हुआ ये नहीं हो पाता। लेकिन जहां रोकना चाहिए था आपको, जहां कुछ काम करने चाहिए तो वहां तो आपने किया नहीं, बस माता पिता पे ठोक दो। नहीं भाई, मैं तो नहीं देखने दूंगा, ये तो रूल है, ये तो कानून है। जब उनके पिता एक तस्वीर बाहर लेके आई तो उनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था और उनके दोनों पैर 90 डिग्री से अलग थे। आप सोच पा रहे 90 डिग्री, यानी कितना एक उस पीड़ा को बयां करना मेरे बस की बात नहीं है कि 90 डिग्री पैर को कर देना कितनी बड़ी बात होती है। और ये थायराइड की गले की हड्डी तोड़ देना, गले से, नाक से, कान से, आंख से, हर जगह से ब्लड आना, यार बड़ा भयंकर सा जना अपराध हुआ जो भी हुआ यार। अगर मैं इसे निर्भया 2 कहूँ तो यार शर्म आता है कि निर्भया 2 कैसे कह सकता हूँ।
क्योंकि हम तो कहते हैं हमारे देश में राम राज आ गया। ये राम राज कैसा है जहां बेटियां असुरक्षित है? ये कैसा राम राज है जहां एक डॉक्टर असुरक्षित है, जो हम जैसे कितने जीवों को रोज बचाती है, अपना परिवार अपना हर कुछ छोड़कर हमारे लिए काम करती है यार। और कैसे मतलब कह सकते कि इस देश में राम राज आ गया? यार अजीब बात है यार, कुछ भी कहना मुश्किल इस देश में। मुझे नहीं लगता कि इस देश में रामराज की स्थिति अभी आई है। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने आरसी मेडिकल कॉलेज एवं प्रिंसिपल ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर सीबीआई को जांच सौंप दी गई। सुबह राज्य सरकार कल सुबह राज्य अब बताइए कोलकाता 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने आरसी मेडिकल कॉलेज की जो जांच रिपोर्ट थी वो सीबीआई को सौंपी। और सीबीआई को सौंपी, पता है 14 अगस्त को क्या होता है? मैं बताता हूँ 14 अगस्त को क्या होता है। 14 अगस्त को रात में वहां 7,000 की भीड़ आती है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धरने पे बैठे हैं इंसाफ दिलाने के लिए, उनको मारने पीटने के लिए 7,000 की एक तादाद भीड़। 7,000 समझ रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि 7,000 की भीड़ आती है और उस बैठे हुए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, उनके मारने पीटने और हॉस्पिटल के घुसकर हॉस्पिटल को तहस नहस करने और जितने सबूत है जितने एविडेंस है उसके साथ छिड़काव करने आते हैं ये 7,000। और मुझे इस बात पे नहीं समझ में आया, क्या कोलकाता पुलिस सो रही थी या ममता की सरकार सो रही थी? 7,000 लोगों ने ऑटोमेटिक प्लान बना लिया, 7,000 लोग आ गए। अगर 7,000 लोग किसी एक घर से तो नहीं निकले होंगे या एक गली से ही तो नहीं निकले होंगे? ये झुंड धीरे धीरे तैयार हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा, माहौल इतना गर्म था, फिर भी कोलकाता पुलिस को समझ नहीं आया कि 7,000 लोग इस मतलब घुस कैसे गए यहाँ? नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कोलकाता पुलिस चाहती थी और बनर्जी सरकार भी चाहती थी इस केस में इतना बड़ा मैटर ना बने, इतना बड़ा इशू ना बने। और एक चीज और है, छोटी सी बात है, मैं कहीं रिसर्च कर रहा था तो उसी में निकला, पता है एनसीआरबी क्या कहती है? एनसीआरबी कहती है कि हम दिन प्रतिदिन महिला अपराध में अपनी सीमाओं को ऊंची करती जा रही। सोचने की बात है। अब कोई इंसान अपनी बेटी को डॉक्टर क्यों बनाएगा? कोई इंसान अपनी बेटी को शिक्षिका क्यों बनाएगा? कोई इंसान अपनी बेटी को किसी क्षेत्र में क्यों भेजेगा जब उसकी बेटी ही सुरक्षित ना हो इन हैवानों से? कहीं भी शिक्षिका के साथ भी वही है, डॉक्टर के साथ भी वही है, जो भी महिला जिस क्षेत्र में काम कर रही है हर क्षेत्र में उनका यही सीन है। यहाँ तक कि कुछ पुलिस अफसर महिला के साथ भी ऐसा सीन आता है देखने में। जब आता है और हम बड़े गर्व से कहते हैं हम राम राज्य में आ गए, हम हमारी सरकार ये है, हमारी सरकार वो है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। यार कैसी सरकार है ये जो रेपिस्ट के लिए एक ठोस कानून नहीं बना रही? देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, 78 साल में आज तक बेटिया की सुरक्षित के लिए कोई कानून नहीं बना पाए, बेटिया को सहन शक्ति देने के लिए कोई कानून नहीं बना पाए। हाँ, लेकिन कोई विदेशी मेहमान आ जाए तो नारी सशक्तिकरण के नाम पे हम खूब सारा ढोंग कर देते हैं, खूब बड़ा बड़ा बैनर बना देते हैं, खूब बड़ा बड़ा टेम्पलेट लगा देते हैं नारी सम्मान, और उनको स्टेज पे बुलाकर खूब सारा झूठ मूठ का मेडल दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं और कहते हैं कि हम नारी है, हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण है, हमारे यहाँ नारी के लिए बहुत बड़ी अच्छी पावर इंपावरमेंट खड़ी करके रखी है कि नारी की सुरक्षा के लिए हम ध्यान करते हैं। लेकिन ये कैसी स्थिति थी? अरे ढोंग करना बंद करो मेरे भाइयों। और ये हम भारत की, हम जैसे हम मिडिल क्लास लोगों या हम अपर क्लास लोगों की बात करते हैं यार, हमें भी थोड़ी नैतिकता शर्म नाम की चीज नहीं है ना, कि जब हमारे साथ या हमारे समाज की किसी बेटिया के साथ अगर कुछ ऐसा जघन्य अपराध होता है तो हम साला 2 मिनट के लिए कैंडल मार्च निकाल लेते हैं या उसकी यादों में खूब सारा फोटो व बैनर बना लेते हैं, उसके खूब सारा जला देते हैं, ताकि मतलब इससे क्या हो जाएगा? प्रोटेस्ट करना है ना, करो ना यार, ऐसा करो कि सरकार को घुटने पे लाओ कि कानून बनाओ। 3 दिन के लिए गर्मजोशी के साथ सड़क पे आना और मोमबत्तियां जलाना और कुछ भी करना,
ये तो काम नहीं है ना हमारे लिए। अगर हमें इसके लिए मूल रूप से ठोस कानून बनाने की जरूरत है तो हमें एक कमेटी को, यानी हम जैसे यूथ को सड़क पे उतरना पड़ेगा। और उतरने के लिए कोई एक मंजिल फिक्स नहीं करना होगा कि हम इतने दिन के लिए स्ट्राइक करेंगे। जब तक कानून नहीं बनेगी तब तक के लिए हम स्ट्राइक करेंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो सरकार बहुत जल्द कानून बना देगी। लेकिन सरकार क्यों बनाएगी? सरकार को तो राजनीति करना है। अगर राजनीतिक से इस परे से मुझको दूर जाना है ना, तो हमें इसके लिए एक एकत्रित आवाज में 3 दिन के लिए आवाज, 4 दिन के लिए आवाज नहीं उठानी पड़ेगी। चलो एक लेडी डॉक्टर, एक निर्भया, और बहुत सारी निर्भया है देश में। कब तक हम एक एक के लिए आवाज उठाया करेंगे? हम एक साथ होकर, सब साथ मिलकर एक बार एक ऐसा आवाज उठाएं कि इन जैसे दरिंदों की रूह कांप जाए, ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए। इस स्थिति में हमें आना पड़ेगा, तब जाके देश में कहीं एक अच्छी रेप के प्रति कोई ठोस कानून बना पाएगी हमारी सरकार। इससे ज्यादा मैं इस वीडियो में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं असहमा सा हूं, लेकिन मुझे लगा कि मैं बात करूं। मैं वाकई में कहता हूं कि मेरे भी कुछ मित्र हैं जो नर्सिंग में है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जो बीबीए सेक्टर में, जो आईटी सेक्टर में है। कुछ लड़कियां मेरे बहुत मित्र हैं जो इन सब सेक्टर में। यार अगर वो कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो अपना प्लान चेंज करना चाह रहे। वो पता है, जिनकी कोर्स खत्म हुई, वो कह रहे मैं घर चली जाऊंगी, कहीं जॉब नहीं करना, ये करना, वो नहीं करना, क्योंकि वो डर सी गई है, वो सहम सी गई है कि अगला नंबर मेरा ना हो, अगला नंबर मेरा ना हो। नहीं यार, ऐसा फिर काम नहीं चलेगा। हमें एक साथ आना पड़ेगा, हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और हमें एक ठोस कानून बनाना पड़ेगा। तब जाकर हमारी बहु बेटियां, हमारी भारत के लोग सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए द वेस्टेड लाइफ।